क्या देख रहे हो विजय? तुम्हें देख रहा हूँ। क्यों? पहले कभी नहीं देखा? पहले देखा तो है, लेकिन न जाने क्यों दिल नहीं भरता। रश्मि, मेरा दिल करता है कि मैं इसी प्यार भरी नजरों से तुम्हें जिंदगी भर देखता रहूं। जानते हो विजय, मैंने भगवान से जब भी कुछ मांगा तो हमेशा यही मांगा कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाहों के सहारे जीऊं, और अगर मौत भी आए तो तुम्हारी बाहों में आए। रश्मि, हमारी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई और तुम मरने की बात कर रही हो? तो फिर कब करेंगे हम जिंदगी की शुरुआत? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कब करनी चाहिए जिंदगी की शुरुआत। क्यों ना इस सिलसिले में हम तुम्हारे डैडी से मिलें और उनका आशीर्वाद ले लें। तो फिर देर किस बात की, चले? चलिए। देखो बेटे, अगर तुमने ये फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। तुम दोनों बालिग हो, समझदार हो, अच्छा बुरा सोच सकते हो, और इसके अलावा काफी अरसे से करीब से तुम एक दूसरे को जानते हो, और माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में ही होती है। मुझे भी तुम्हारी खुशी में ही खुशी मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओह पापा, थैंक यू सो मच। अंकल, मैं रश्मि को अपने जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा। इससे मेरे घर में किसी भी किस्म की कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं बरखुरदार। तुम तो ये अच्छी तरह जानते हो कि मैंने अपनी बिन मां की बच्ची को किस तरह पाला है। बस इतना याद रखना, ये लड़कियां बंद कलियों की तरह होती हैं। इन्हें जरा सी भी गर्म हवा लगे तो झुलस जाती है, और प्यार की फजा मिलते ही फूलों की तरह महक उठती है। कम इन। सर, आपके लिए पैक्स है। ठीक है, तुम जाओ। मेरे अजीज दोस्त इंद्रजीत, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं बहुत जल्द अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फर्ज को पूरा करने जा रहा हूं। मेरी लाडली बेटी रश्मि ने अपना जीवन साथी तलाश कर लिया है, और वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना कुलीग विजय सक्सेना है। विजय सक्सेना। शादी की तारीख तो अभी तक तय नहीं हुई। हो जाने पर सबसे पहले अपनी खुशी में तुम्हें शरीक करूंगा। तुम्हारा अपना खन्ना। क्या हो गया इस आदमी की अक्ल को? मेरे लाख मना करने पर भी हकार। हेलो। हाँ खन्ना, मैं इंद्रजीत बोल रहा हूं। ओ इंद्रजीत, तुम मेरा फैक्स मिल गया? हाँ, मिल गया। दरअसल मैं तुम्हें फोन पर इत्तला देने वाला था, लेकिन क्या करूं, थोड़ी देर के लिए मेरा फोन हेल्ड अप हो गया था। अपनी खुशी जल्द से जल्द तुमसे बांटने के लिए मैंने तुम्हें फैक्स कर दिया। तुम घर पर ही हो ना खन्ना? हाँ हाँ, घर पर ही हूँ। कहो। तो ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें घर पर ही मिलूंगा। ओके? इंद्रजीत, आओ आओ आओ, बैठो। अरे खड़े क्यों हो? बैठो ना, कहो क्या बात है, बैठो। मैं तुमसे यह पूछने आऊं खन्ना, क्या खुदकुशी करने का कोई आसान तरीका नहीं मिला तुम्हें? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? देखो, अगर रश्मि तुम्हारी बेटी है ना, तो मैंने भी उसे अपनी औलाद से कम नहीं समझा। तो इस बात से कहां इंकार है मुझे? तो फिर तुमने इस तरह उसे कुएं में क्यों धकेल दिया? इंद्रजीत, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, मुझे बहुत उलझन हो रही है। देखो खन्ना, मैं पहले इन दोनों के मेल जोल पर अपने राय का इजहार कर चुका हूं, और तुम्हें बता चुका हूं कि विजय अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती
कि मेरे लाख बना करने पर भी तुमने रश्मि का हाथ विजय के हाथ में देने का फैसला कैसे कर लिया? ओह, समझा। देखो इंद्रजीत, मैं मानता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे वेल विशर हो, तुम्हारा हर मशवरा मेरे लिए कीमती है, मगर मैं समझता हूं कि विजय को समझने में कहीं ना कहीं तुमसे कोई भूल हो गई। भूल का सवाल ही पैदा नहीं होता खन्ना, क्योंकि उम्र के जिस मरहले में मैं हूं ना, वहां किसी को पहचानने या समझने में गलती का इम्कान बहुत कम होता है। मगर मैंने भी उसे बहुत करीब से देखा है इंद्रजीत, मुझे तो उसमें कोई खराबी नजर नहीं आई। अगर तुमने उसे ध्यान से देखा होता ना, तो तुम्हारा भी नजरिया ये नहीं होता। देखो खन्ना, जब सूरज की तेज रोशनी रेत पर पड़ती है तो दूर से देखने वाले को पानी का गुमान होता है, लेकिन जब कोई उसे छू के देखता है तो उसके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि वो पानी नहीं, जलती हुई रेत होती है। और तुम्हारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। जब तक तुम अपने और अपनी बेटी के हाथ नहीं जलवाओगे, तुम्हें मेरी इस बात का मतलब समझ नहीं आएगा। खैर, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है खन्ना, मैं चलता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी इस बात पर गौर नहीं किया तो दोस्त तुम जिंदगी में बहुत पछताओगे। और अगर अपनी इस करनी पर तुम्हारे आंसू निकल आए तो अपने इस दोस्त को जरूर याद कर लेना। मैं तुम्हारे आंसुओं का बोझ हल्का करने के लिए तुम्हारे काम में शामिल जरूर हो जाऊंगा। लीजिए साहब, हम तैयार हैं। वाह रश्मि जी, आपने तो सारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। क्या मतलब? क्या मैंने कुछ ज्यादा वक्त लगाया? बिल्कुल, आपने तो सिर्फ 1.5-2 घंटे लिए। विजय, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि हमें जाना कहाँ है? जाना कहाँ? रश्मि जी, क्या ये जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि हमें जाना कहाँ है? क्या इतना काफी नहीं है कि तुम मेरे साथ जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, हम दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे हैं? क्या इतना काफी नहीं है? काफी है, काफी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि भी ये काफी से भी कुछ बहुत ज्यादा है। मगर हजूरे वाला, अगर ये पता चल जाए कि हमारी मंजिल कहाँ है तो सफर का मजा दुगना हो जाता है। दुगना नहीं, चौगना। और सुनो रश्मि, शादी से पहले तुम्हें कहीं ले जाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मंजिल है, और वही मेरे बड़े भाई का घर। क्या तुम जरूरी नहीं समझती कि जिस तरह हमने तुम्हारे डैडी से आशीर्वाद लिया था, हम अपने भाई और भाभी से भी आशीर्वाद लें? तुम ठीक कहते हो विजय, बड़ों का आशीर्वाद जिंदगी की कड़ी धूप में ठंडी छांव की तरह होता है, जो किस्मत वालों को ही मिलता है। चलो चलो। भैया, भाभी। अरे विजय, तुम? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। आज घर का रास्ता कैसे भूल गए? ये क्या कह रहे हो भैया? भला कोई अपने ही घर का रास्ता कैसे भूल सकता है? और फिर ले दे कि इस दुनिया में आपकी सिवा मेरा और है ही कौन? जिंदगी की राह में चलते चलते खुशियां और गम तो मैं आप ही के साथ बांटूंगा ना। अरे खुशियां और गम को छोड़ो, पहले मेरे गले मिल।
भैया, ये रश्मि है। और रश्मि, ये मेरे बड़े भाई चंद्र सक्सेना है। खुश रहो। भैया, भाभी नजर नहीं आ रही। भाभी कहाँ है? विजय, तुम्हारी भाभी कुछ काम के सिलसिले में दिल्ली गई हैं। 10-15 दिन में लौट आएंगी। ओ भैया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। जस्ट माय लक। अरे भाई विजय, हुआ क्या है? हुआ क्या है भैया? भाभी के आशीर्वाद के बगैर मेरी गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? हरी झंडी कौन दिखाएगा? माँ बाबूजी तो है नहीं ना। ओहो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम भैया, अब मैं अपनी प्रॉब्लम आपको कैसे समझाऊं? मेरी प्रॉब्लम है ये रश्मि। ओह, समझा। तो आखिर तुमने शादी करने का फैसला कर ही लिया विजय। तो ये है वो खुशनसीब लड़की। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई देर आए दुरुस्त आए। लेकिन भैया, भाभी के आशीर्वाद के बगैर ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे भाभी के आशीर्वाद को छोड़ो, तुम्हें ये लड़की पसंद है ना? और इस लड़की को तुम, और मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आ रही है। और ये तो तुम जानते हो विजय कि तुम्हारी भाभी हर चीज मेरी नजरों से पसंद करने की आदी है। इसका मतलब ये हुआ भैया कि मैं सहरा बांधने की तैयारी कर लूं। अरे नेकी और पूछ पूछ। अरे भाई, हमें भी कम से कम भंगड़ा करने का मौका मिलेगा। खूब नाचेंगे तुम्हारी शादी में। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। माई गुड विशेस आर विद बोथ ऑफ यू। एनीवे विजय, तुम शादी तो करने जा रहे हो, ये बताओ कि तुम्हारा कामकाज कैसे चल रहा है? कामकाज बढ़िया चल रहा है भाई साहब। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक हमारी सोसाइटी में ये गुंडे, कातिल, चोर, बदमाश मौजूद रहेंगे, तब तक हम वकीलों और पुलिस वालों का धंधा तो चलता ही रहेगा। और आजकल तो शरीफों के भेष में बदमाशों और गुंडों की सोसाइटी में कोई कमी नहीं है। सलाम साहब। ये अरबीगढ़ कौन से अस्पताल में है? जी वो 5 नंबर के अस्तबल में है साहब। उधर से नहीं, इधर से जाइए। जटाधारी जी। घोड़े रेस के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए। घोड़ा। हाइट गोल्ड। आप लोग 10 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बॉस को लेके आता हूँ। जरूर। अरे आइए आइए जके साहब। ओके जके साहब, फिर मिलेंगे। फिर कभी नहीं मिलेंगे।
बैग उठाओ। खत्म करो इसे। उस लड़की को खत्म कर दो। यस बॉस। क्या कर रहे हो विजय? रश्मि, हम लोग शादी करेंगे तो मेहमानों को तो बुलाना पड़ेगा ना, उसी की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी लिस्ट रात को ही तैयार कर दी थी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। देखना विजय, अपने किसी दोस्त को बुलाना भूल मत जाना। बस एक को छोड़ के सबको बुलाऊंगा। तुम्हारे दोस्त है, तुम ही जानो। थैंक्स। देखें आज के पेपर में रीजेंट बार में गोली चली। कल शाम को रीजेंट बार के कमरा नंबर 5 से पुलिस ने 5 लाशें और 1 जख्मी आदमी को बरामद किया। पुलिस की तफ्तीश अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। वैसे आम ख्याल है कि यह खून खराबा स्मगलर के 2 राइवल ग्रुप के आपसी क्लैश का नतीजा है। जख्मी आदमी जिसे अभी तक होश नहीं आया, पुलिस की निगरानी में सेंट्रल हॉस्पिटल में जेरे इलाज है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस का कहना है कि उसके होश में आने के बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंचे। विजय, सुना तुमने? सुना रश्मि, सच पूछो तो ये दुनिया अब रहने के काबिल नहीं। विजय, इस दुनिया का तो मुझे पता नहीं, मगर ये शहर वाकई रहने के काबिल नहीं रहा। मैं कहाँ हूँ? लगता है इसे होश आ गया है। तुम इंस्पेक्टर को बुला लो। मैं कहाँ हूँ? आप इस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल में हैं और पुलिस की हिरासत में हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल, पुलिस की हिरासत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए इंस्पेक्टर साहब, अब ये पूरे होश में है और आप इनका बयान ले सकते हैं। ये तो पुलिस जानती है कि तुम्हारा नाम शंकर है और पुलिस के कई रिकॉर्ड्स में तुम्हारा नाम दर्ज भी है। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वो मरने वाले 5 लोग कौन थे, तुम्हारा उनके साथ क्या ताल्लुक था और तुमने उन लोगों का खून क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। हर खूनी की जबान पर पहला जुमला यही होता है कि मैंने खून नहीं किया। लेकिन मिस्टर शंकर, मौका वारदात पर पाई जाने वाली हर शहादत, तुम्हारी मुट्ठी में मौजूद आला कत्ल और चंद चश्मदीद गवाहों के बयान, जिन्होंने तुम्हें रीजेंट बाहर के अंदर जाते, फिर बाहर आते और दोबारा अंदर जाते हुए देखा, तुम्हारे खूनी होने के मुकम्मल सबूत। इसलिए तुम्हारी ये एक्टिंग बेकार है।
अरे बेहतर यही होगा कि तुम मुझे अभी साफ साफ बता दो, वरना हॉस्पिटल से लॉकअप ले जाने के बाद सर्जरी करवाना पुलिस को बहुत अच्छी तरह से। इस वक्त इंस्पेक्टर साहब मैं इतना ही कहूंगा, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं खुद एक साजिश का शिकार हुआ हूं। और इससे पहले मैं कोई और बयान दूं, मैं अपने वकील को बुलाना चाहूंगा। तुम्हारा वकील कौन है? मिस्टर विजय सक्सेना। क्या? विजय सक्सेना? सक्सेना साहब। हाँ, मैं तो तुम ही शंकर हो। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो शायद तुम वही शंकर हो जिसे मैंने एक स्मगलिंग के केस में सजा दिलाई थी। जी। और अब 5 आदमियों के कत्ल के जुर्म में तुम पकड़ा जरूर किया हो सक्सेना साहब, लेकिन मैं बेकसूर हूं। ये कत्ल मैंने नहीं किए। हो सकता है शंकर, लेकिन अब ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? वकील साहब, आपने हमेशा बेगुनाहों का साथ दिया है, मुझे भी बचा लीजिए, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। शंकर, मैं तुम्हारी किस बात पर यकीन कर लूं कि तुम बेकसूर हो, जबकि तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड। मेरा पिछला रिकॉर्ड कुछ भी हो वकील साहब, लेकिन इस बार मैं बेगुनाह हूं। मैंने खून नहीं किया, और अगर मैंने खून किया होता तो मैं आपका सामना करने की हिम्मत भी नहीं करता। देखो शंकर, मेरा आज तक का तजुर्बा मुझे ये कहता है कि जब एक बार मुजरिम जुर्म की राह पर निकल पड़ता है तो उसकी वापसी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाती है। वकील साहब, मैं मां की कसम खा के कहता हूँ, ये कत्ल मैंने नहीं किया। तुम जैसा आदमी मुजरिम अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी झूठी कसम खा सकता है। मैं 1000 बार मर सकता हूँ, लाख बार फांसी के तख्ते पर चढ़ सकता हूँ, लेकिन अपनी मां की झूठी कसम नहीं खा सकता। अगर आपको अब भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो वकील साहब, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अगर ये कत्ल तुमने नहीं किया है तो फिर ये कत्ल किसने किया है? जेके साहब। जेके? जी हाँ, जेके साहब। और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। तुम पर गोली किसने चलाई? उन 5 में से एक ने जेके साहब को गोली का निशाना बनाने की कोशिश की। जेके साहब ने मुझे उस निशाने के सामने कर दिया और मुझे मरा समझकर मेरे हाथ में पिस्तौल थमा दी ताकि उन 5 के खून का इल्जाम मुझ पर आए। खुशकिस्मती से मैं बच गया और पुलिस ने मुझे उन 5 के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तुम तो खुद जेके के लिए काम किया करते थे। जी हाँ, कल तक मैं जेके के लिए काम करता था, लेकिन आज अपने जुर्म के बोलते हुए सबूत को जेके कैसे बर्दाश्त करेगा? देखो शंकर, तुमसे कोई भी वादा करने से पहले या फिर ये केस अपने हाथ में लेने से पहले मैं ये पूरी वारदात खुद तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहता हूं। विजय साहब, उस रात रीजेंट पार्क में एक डील फाइनल होने वाली थी। हम जेके साहब के साथ रीजेंट पार्क के कमरा नंबर 5 में पहुंचे। अरे आइए आइए जेके साहब। ओके जेके साहब, फिर मिलेंगे।
फिर कभी नहीं मिलेंगे। और विजय साहब, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को इस हॉस्पिटल में पाया। शंकर, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस बार तुम बिल्कुल बेकसूर हो। मगर इस वक्त मैं तुम्हारा यह केस अपने हाथ में नहीं ले सकता। मगर सर, क्यों नहीं ले सकते आप मेरा केस? इसलिए शंकर कि कल मेरी शादी है। और परसों तक जेके या तो मेरा खून करवा देगा या मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देगा। मगर शंकर, मानता हूं शादी जैसा शुभ दिन जिंदगी में एक ही बार आता है, लेकिन जिंदगी भी तो बार बार नहीं मिलती। और जिस आदमी का दुश्मन जेके जैसा आदमी हो, उसकी जिंदगी का तो एक पल का भी भरोसा नहीं होता। विजय साहब, इतना मत सोचिए वकील साहब, मेरा केस ले लीजिए। वैसे भी आपके नाम के साथ ये हकीकत जुड़ी हुई है कि आपने हमेशा मुजरिमों और बेकसूरों के लिए अपने नींद और चैन को कुर्बान किया है। और मैं आपको आपके उन्हीं असूलों का वास्ता दे के कहता हूं, इनकार मत कीजिए। आपकी तो शादी होने वाली है, लेकिन मेरी शादी पिछले साल हुई है। मेरी बीवी मां बनने वाली है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? मेरी बूढ़ी माँ ये सदमा सहन नहीं कर सकेगी। इनकार मत कीजिए वकील साहब, इनकार मत कीजिए, मेरा केस ले लीजिए प्लीज। क्या कहा? तुमने शंकर का केस लड़ने का फैसला कर लिया है? जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और मुजरिमों का साथी भी? हाँ रश्मि, मगर मुझे पूरा यकीन है कि ये मौजूदा जुर्म जो उसके सर पर लगाया गया है, ये जुर्म उसने नहीं किया है। और एक बात ध्यान में रखना कि बेगुनाहों को बचाना और जरूरतमंदों की मदद करना मेरी जिंदगी का मकसद है। ये जानते हुए कि इस तरह तुम जेके जैसे खतरनाक आदमी को अपना दुश्मन बना लोगे? हाँ, खतरों से डरकर अपने फर्ज से मुंह मोड़ना मेरे खून की आदत नहीं है रश्मि। मगर ये तो सोचो विजय कि जेके जैसे आदमी के लिए इंसानी जान की कीमत कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। रश्मि, तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी हो। तुम मुझे खतरों से डरने के बजाय जुल्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देना सीखो। तुम एक बात भूल रहे हो विजय, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता रश्मि, जेके भी तो एक आदमी ही है ना, और आदमियों की तकदीरें लिखना उसके हाथ में नहीं। यकीन करो, मुझे कुछ नहीं। विजय, बॉस, बॉस, क्या बात है चंदू? एक बुरी खबर है बॉस। तुम खबर सुनाओ, अच्छी या बुरी उसका फैसला मैं करूंगा। शंकर को अस्पताल में होश आ गया है। उसने पुलिस को तो बयान दिया नहीं, मगर कहते रहो। विजय सक्सेना ने उसका केस कबूल करके उसे बचाने का बीड़ा उठाया है। विजय सक्सेना ने शंकर को बचाने का बीड़ा तो उठा लिया है, उसे बचाने का बीड़ा कौन उठाएगा? तो उसे खत्म कर दूं बॉस? नहीं, हर शरीफ आदमी की तरह हम उसे समझाने एक बार जरूर जाएंगे। फोन लगाओ। हेलो, विजय सक्सेना?
तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। आइए जगी साहब। मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। फरमाइए किस सिलसिले में आपने सुनना चाहा। विजय साहब, मैं सीधा ही मतलब की बात पर आ जाता हूँ। हम दोनों का वक्त बहुत कीमती है। सुना है आपने शंकर का केस लड़ने का फैसला किया है? जी हाँ, किया। अपना ये फैसला बदल दो। ये फैसला मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं हर फैसला बहुत सोच समझ कर करता हूं जेके साहब। एक बार केस हाथ में ले लूं तो उसे आखिरी सांस तक लड़ना मेरी आदत है। बुरी आदत है। अपने आप से दुश्मनी करना बुरी आदत है। तुम में एक और भी बुरी आदत है। तुम सच को कुरेद कुरेद कर 7 पर्दों से बाहर ले आते हो। और मुझ में बुरी आदत है कि मैं अपने रास्ते में आने वाले को पाताल के नीचे 7 पर्दों में दफन कर देता हूं। तो क्या आपकी इस बात को मैं धमकी समझूं मिस्टर जेके? हम तो इसे मशवरा कहेंगे, तुम इसे धमकी समझो, तुम्हारी मर्जी। और कुछ? विजय मान गया? चंदू, शंकर और विजय दोनों को खत्म कर। गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनन्त्वा निधपति गंगवामहे वसो मम आहम जानकी मासे। ओम गंगावते नमः कार्यकर्ता विघ्नार्थे नमो नमः स्वाहा। सन्नस्तंभके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्वाहा। प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे लक्ष्मी रूपेण संस्था। ओम शांति रंग शांति शांति पृथ्वी प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनन्त्वा निधपति गंगवामहे। मांगले सुरे सर्वा साधके शरणस्तंभके गौरी नारायणी नमस्तुते। सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते। कोई बाहर का आदमी अंदर तो नहीं आया? यहाँ कोई आया नहीं था डॉक्टर साहब, ना हम किसको अंदर आने देते। गुड, वेरी गुड। कैसे हो शंकर?
घबराओ मत शंकर, आज तुम्हें हर दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। क्या क्या मतलब? हाँ शंकर, बॉस ने तुम्हारे ट्रांसफर का ऑर्डर दिया है। ये क्या कह रहे हो चंदू? मेरी ट्रांसफर? क्या करूं यार, मजबूरी है। अगर मैं तेरा ट्रांसफर नहीं करूंगा तो बॉस मेरा ट्रांसफर करेगा। चंदू चंदू, ये क्या कह रहे हो तुम? हम बरसों पुराने दोस्त हैं। वो तो ठीक है, मगर तुम? मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, और जेके साहब, उनके बारे में तो एक लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं निकाला। और वो वकील विजय सक्सेना, उसे भी मैंने एक लफ्ज भी नहीं बताया। हाँ, अपने बचाव के लिए अदालत में एक वकील तो चाहिए ना। आज तुम ऐसी अदालत में जा रहे हो जहां तुम्हें किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, नहीं चमका है ऐसा, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। मेरा भी नसीब आज
चमका है ऐसा, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। आ आ आ आ गले से लगा कर मुझे तूने अपने किए आज पूरे मेरे सारे सपने। गले से लगा कर मुझे तूने अपने किए आज पूरे मेरे सारे सपने, मेरे सारे सपने। करूँ नाज क्यों ना मैं किस्मत पे अपनी, करूँ नाज क्यों ना मैं किस्मत पे अपनी। कि मांगा था गुल गुलसिता मिल गया है। रहेगा यूं ही साथ अब तो हमारा, कि एक दूसरे का बनेंगे सहारा। रहेगा यूं ही साथ अब तो हमारा, कि एक दूसरे का बनेंगे सहारा, बनेंगे सहारा। कदम से कदम अब मिलाकर चलेंगे, कदम से कदम अब मिलाकर चलेंगे। हमें मंजिलों का निशान मिल गया है। मुझे जब से तू मेहरबान मिल गया है, मुझे जब से तू मेहरबान मिल गया है। यूं लगता है सारा जहां मिल गया है। मेरा भी नसीब आज चमका है ऐसा, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। आ आ Yasmin! Yasmin!
तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रश्मि। तुमने तो नहीं सोचा शिविंदर से अपने बारे का लड़ा क्यों था? नहीं रश्मि, आंखें खोलो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता रश्मि। नहीं रश्मि, नहीं, आंखें खोलो। रश्मि, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रश्मि, रश्मि, विजय, रश्मि, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं ये क्या हो गया? विजय, बेटा, राम नाम सत्य है, 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 सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। You idiot! एक निशाना सही नहीं लगा सके। निशाना तो मैंने सही लगाया था बॉस, मगर उसकी बीवी बीच में आ गई। Shut up! तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। एक शेर को जख्मी करके छोड़ दिया है, और जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। मुझे एक मौका और दीजिए बॉस। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। Get out! Out! विजय सक्सेना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम? यस, कम इन। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं?
आप जानते हैं कि मेरी पत्नी रश्मि का कत्ल कर दिया गया है? जानता हूं। उसके कातिल को सजा दिलवाने के लिए मैं आपकी मदद लेने आया हूं। मदद? कौन है उसका कातिल? तुम हो उसके कातिल? जी हाँ, मैं? हाँ, तुम अपनी बीवी के नहीं बल्कि मेरी मुंह बोली बेटी के भी कातिल हो। तुम खन्ना साहब के नहीं बल्कि मेरे भी गुनहगार हो। मेरे लाख गुनाह करने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे डाला और मैं चाहता था कि इस बात का यही अंजाम होने वाला है। शायद आप ये नहीं जानते कि जिस गोली से रश्मि की मौत हुई है, दरअसल वो गोली रश्मि के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चलाई गई थी। जानता हूं, मगर शायद तुम नहीं जानते कि अगर वो गोली तुम्हें लग गई होती तो भी रश्मि मौत से बदतर एक विधवा की जिंदगी गुजारी होती। दोनों सूरतों में भुगतना तो उसी को ही था। मगर सर, देखो, इस वक्त तुम मेरी छत के नीचे खड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा। शरीफ आदमी हूं, इसलिए तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाऊंगा। लेकिन आइंदा मेरे दरवाजे पर अपने मनहूस कदम कभी मत रखना। मुझे तुम्हारी शक्ल से सख्त नफरत है, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल में रश्मि का कातिल नजर आता है। Now get out and never come back again. मिस्टर विजय सक्सेना, आइए, वेलकम। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? जानते हो जेके, मेरी बीवी का कत्ल कर दिया गया है। हाँ, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि तुम्हारे साथ वाकई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे अपने गम में बराबर का शरीक समझो। जेके, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं बल्कि इस बात का जवाब चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? मैं तो हमेशा से तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं और दोस्त के साथ ज्यादती मैं नहीं करता। और विजय, तुम्हें भी शोभा नहीं देता मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगाना, और वो भी बगैर किसी सबूत और गवाह के। अगर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत या गवाह होता जेके, तो मैं इस वक्त तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट और हथकड़ी अपने साथ लेकर आता। तो जाओ, जिस दिन हथकड़ी और वारंट लाने के काबिल बन जाओ, चले आना। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुमसे निपटने के लिए जेके, मुझे हथकड़ी और वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे जेके पर हाथ उठाने का अंजाम सिखा दो। गुड लक।
सक्सेना, कुछ पल पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें जान से मार दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं और साथ साथ एक मशवरा भी। जेके से दुश्मनी करने का अंजाम तो तुमने देख लिया, अब जेके से दोस्ती करने के लिए जिंदा रहने का एक मौका और देता हूं। सोच लो, अगर तुम्हारा और मेरा दिमाग मिल जाए और इसे किसी अस्पताल के बाहर फेंक दो। नर्स, इंजेक्शन प्लीज। यस डॉक्टर। नहीं होश आ गया है, अब आप इनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मच। विजय, विजय, हाउ यू फीलिंग नाउ? विजय, ये सब कैसे हुआ? किससे झगड़ा कर बैठे हो? वो कौन है जिसने तुम्हें ऐसे जान से मार डालने की कोशिश की? बोलो विजय, बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। ओ रश्मि, इसे कम से कम पूरी तरह होश में तो आ जाने दो। तुमने तो सवालों की बौछार कर दी है। तो आप ही पूछे ना, किसने इसे इतनी बेदर्दी से मारा है? विजय, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है कि हमारे बाप दादा का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तुम छोड़ क्यों नहीं देते वकालत का धंधा? इसमें तुम दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाते हो। आखिर मैं पूछता हूं, क्या दिया है इस पेशे ने? अपनी जान से प्यारी बीवी से हाथ धो बैठे हो तुम, और अब खुद सारा शरीर चूर चूर करवा के यहाँ हॉस्पिटल में पड़े हुए हो। ठीक ही तो है, हर वक्त अपनी जान जोखिम में डालना भला कहाँ की अक्लमंदी है? विजय, कदम कदम पर तुम्हारे दुश्मनों की भीड़ तुम्हारी ताक में रहती है। और आखिर तुम्हारी वजह से हमें भी चैन से नींद नहीं आती। सुन रहे हो ना? और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, समझे? आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो विजय? विजय, 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 कुछ बोलो। जल्दी डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। विजय, विजय कुछ बोलो। विजय कुछ तो बोलो। विजय, डॉक्टर साहब देखिए ने कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। चलो। विजय सक्सेना, कुछ पल पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें जान से मार दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं और साथ साथ एक मशवरा भी। जेके से दुश्मनी करने का अंजाम तो तुमने देख लिया,
रश्मि, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे कातिल को ढूंढ निकालूंगा और उसे सजा दिलवाऊंगा। तुम्हारा कातिल मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मैं मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। इसलिए मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता रश्मि, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। विजय, विजय, विजय। हेलो। हेलो, मिस्टर विजय सक्सेना? जी हाँ, बोल रहा हूँ। देखिए, आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ दिन पहले बड़ी बेरहमी से आपकी बीवी का कत्ल किया गया। आपकी तरह मुझे भी यकीन है कि ये कत्ल जेके के इशारों पर किया गया है। आप कौन? बस यूं समझ लीजिए कि मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूं और आपके कारनामों की रिपोर्ट अक्सर अखबारों में पढ़ा करता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि एक नामी वकील होते हुए भी 1000 कोशिशों के बावजूद आप जेके को कानूनी शिकंजे में नहीं लाए। ठीक कह रहे हैं आप। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि जेके तक पहुंचने के लिए मैं आपको एक क्लू दे सकता हूं। अब ये क्लू आपके कितने काम आएगा ये मैं नहीं बता सकता। मगर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप आखिर हैं कौन? देखिए, मेरा नाम पाशा है। इससे ज्यादा मैं अभी टेलीफोन पर कुछ नहीं कह सकता। बस यूं समझ लीजिए कि मैं आपको एक चश्मदीद गवाह तक पहुंचा सकता हूँ। मैं आपको कहाँ मिल सकता हूँ? खेतवाड़ी, गली नंबर 11, मकान नंबर 27। रुको विजय, रुको। अभी अभी फोन करने वाला तुम्हारा वेलविशर भी हो सकता है, और यह भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारी दुश्मनों की कोई चाल हो जो तुम्हें इस तरह ट्रैप करके खत्म कर देना चाहते हो। नहीं, अगर वो मुझे मारना चाहते तो वो मुझे उसी दिन मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा रखा है क्योंकि वो मुझे मौत से भी बड़ी सजा देना चाहते हैं। आज जब मेरे हाथ एक सुराग लग चुका है,
जिससे मैं अपनी बीवी से किया हुआ वादे को पूरा कर सकता हूं, तो मैं मौत से डरकर पीछे नहीं हटूंगा। और अगर मेरी तकदीर में मौत लिखी आए तो यूं ही सही। मिस्टर पाशा, क्या आपने थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया था? मिस्टर विजय सक्सेना, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए ना, आइए, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। क्या देख रहे हैं? ये सब जासूसी नॉवल हैं। बचपन से ही मैं ये जासूसी नॉवल पढ़ता था, इसीलिए मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। हाँ, आपका हर केस जो है ना, जो पेपर में रिपोर्ट किया जाता है, मैं बहुत थरली फॉलो करता हूँ। आजकल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम, और वो है काम ढूंढना। आप मुझे मेरी पत्नी के कत्ल के बारे में कोई खास क्लू देने वाले थे? जी हाँ विजय साहब, आपको अच्छी तरह याद होगा कि कुछ अरसे पहले रीजेंट बार में 5 आदमियों का कत्ल किया गया और उसी में से एक आदमी जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। इसका केस आप लड़ने वाले थे और वो अस्पताल में मार दिया गया। वो आदमी जेके का ही आदमी था। ये बात मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं मिस्टर पाशा कि जिस आदमी ने शंकर का कत्ल किया वो मेरी बीवी का कत्ल भी है, क्योंकि उसके जूते के निशान रीजेंट पार्क पे भी मिले और उस गिली जमीन पर भी मिले जहां मेरी बीवी का कत्ल किया गया था। और ये कत्ल जेके के इशारे पर किया गया, लेकिन कुछ सबूत या गवाह न होने की वजह से मैं अभी तक जेके या उसके किसी भी आदमी पर हाथ नहीं डाल सका। विजय साहब, मेरे पास रीजेंट बार में हुए शूटआउट के एक चश्मदीद गवाह है, जिसकी मदद से आप जेके और उसके हिटमैन को कानूनी शिकंजे में लेकर अपनी पत्नी के केस को फॉलो अप कर सकते हैं। कौन है वो चश्मदीद गवाह? रीजेंट बार में पिछले 3 साल से काम करने वाली एक लड़की जूली। आप रीजेंट बार में क्या करने गए थे? वो मैं अक्सर रीजेंट बार के सामने वाले पार्क में रातों को चला जाया करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि ज्यादातर जुर्म इसी जगह पे होते हैं, और कभी कभार किसी जुर्म का क्लू हाथ लग गया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ और अपना इनाम हासिल कर लेता हूँ। मगर आपने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को क्यों नहीं दी? क्योंकि जैसा कि आपने अभी भी बताया है कि आप अक्सर ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे करके कभी कभार इनाम भी हासिल कर लिया करते हैं। क्योंकि जूली उन कातिलों से बहुत डरी हुई थी, उन लोगों ने उसे देख लिया था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन देकर मैं उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। अगर उन लोगों ने उसे नोटिस कर लिया है तो जाहिर है कि उसकी जिंदगी अब भी खतरे में है। यकीनन है। तो मिस्टर पाशा, एक बात बताइए, आप इस लड़की के बारे में मुझे सब कुछ बताकर उसकी जिंदगी अब खतरे में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि रीजेंट बार में मरने वाले लोग स्मगलर्स और देशद्रोही थे, जबकि आप एक खरे और सच्चे इंसान हैं। जब आपके साथ ये ज्यादती हुई तो मैंने ये रिस्क लेने का फैसला किया। कहाँ है वो लड़की? इस वक्त वो कहाँ है वो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि उस दिन के बाद रीजेंट बार में वो ड्यूटी पर भी नहीं है। हो सकता है उन कातिलों के डर से कहीं छुप गई हो। लेकिन उसने जो कुछ मुझे बताया मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता सकता हूँ। उस रोज क्या हुआ था? हमेशा की तरह उस रात को भी मैं रीजेंट बार के सामने वाले पार्क में जाकर बैठा।